दिस इज शीतल राजपूत, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन होने वाला है वो इंडियन सिटीजनशिप पे होने वाला है, जिसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो गया है। मैं सजेस्ट करूंगी आपको, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप एमसीक्यू से पहले वो देख लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनकी समझ आपको नहीं आएगी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं ये वाला जो सीरीज़ है पॉलिटी का वो मैं ख़त्म कर दूँ, और फिर आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार एटलीस्ट रिवाइज़ कर दो। और क्योंकि आपको पता है कि आगे और भी वैकेंसीज आ रही हैं, एसआई की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। तो हम फटाफट से लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। इनमें से कौन से वो तरीके हैं जिनसे आपकी जो सिटीजनशिप है आपसे छीन ली जाएगी। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन। आपको जो ऑप्शंस हैं वो है 1 and 2, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही तरीके हैं जिनसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप आप खो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इन इंडिया कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। इनमें से कौन सी कंडीशंस में इंडियन सिटीजनशिप किसी से टर्मिनेट नहीं हो सकती है, कोई उसको नहीं आपसे छीन सकता है। एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी इन कंट्री आर स्टेट, जब स्टेट या देश में एमरजेंसी लगी होगी। चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कितने टाइप्स की एमरजेंसी होती है, और जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है वो अभी तक कितनी बार लग चुकी है, और कौन से आर्टिकल्स में ये एमरजेंसी लगती है, और एमरजेंसीज को कौन लगाता है। और तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है एट द टाइम ऑफ वॉर, जब हमारा युद्ध हो रहा हो किसी दूसरे देश के साथ, या फिर जब इलेक्शंस का टाइम होगा, या नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है एट द टाइम ऑफ वॉर, जब हम किसी और देश के साथ युद्ध कर रहे होंगे, एट दैट टाइम आपकी जो सिटीजनशिप है उसको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है कि आप सिटीजन नहीं बन सकते हो भारत के। पहला ऑप्शन है बर्थ, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन। तो इन सभी के मीनिंग्स लेक्चर में है। इसका जो पहला है वो है बर्थ, तो इसके बेसिस पर आप बन सकते हो, डिसेंट के बेसिस पर भी बन सकते हो, नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर भी बन सकते हो, बट प्रॉपर्टी का कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है, तो आपको ये याद रखनी है। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट तो पहले था, कॉलोनियल टाइम पे था या उससे भी पहले था। तो हमने जब इंडियन सिटीजनशिप लाई और हमने जब वोटिंग के राइट्स दिए लोगों को, तो हमने डायरेक्ट एक एज का क्राइटेरिया रखा, और वो एज है 18। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पहले हमारी एज 21 थी, अब वोटिंग एज 18 है, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन लॉस्ट हिज सिटीजनशिप इन इंडिया। कोई भी भारत में अपनी सिटीजनशिप कब खो सकता है। व्हेन ही एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, जब उसने किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर किया है। व्हेन ही रिनाउंस द सिटीजनशिप, जब उसने खुद अपनी सिटीजनशिप भारत में छोड़ी हो। व्हेन गवर्नमेंट डिप्राइव सिटीजनशिप फॉर सम रीज़न, या जब सरकार ने उससे उसकी सिटीजनशिप ले ली हो फॉर सम रीज़न, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही कंडीशंस में आप सिटीजनशिप अपनी खो सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मैनी ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन भी एक मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप बनना चाहते हो, तो आपको कितने साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो कि आपको इंडिया में रहना है, आपको इंडिया का सिटीज़न बनना है, आपने एप्लीकेशन दी, अब कितने साल आप यहाँ पर रहोगे कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। इसका जो सही आंसर है वो है 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स तक आपको रहना ही रहना है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कंडीशंस आपके पास रखेगी कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में होम मिनिस्टर बताओ कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रेसिडेंट बताओ कौन है, और पार्लियामेंट में कौन से 3 ऑफिसेज आते हैं या कौन से ऑफिसेज आते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ऐसे मुझे बता दो। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्लियामेंट ही है, संसद है जो डिसाइड करती है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए
सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए। तो पहला ए इज राइट आंसर। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद, 5 से 11 जो आर्टिकल्स है वो किससे डील करते हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियस सी बात है सिटीजनशिप से डील कर रहे हैं। और कौन से पार्ट में आते हैं? मुझे उम्मीद है कि जब मैंने पहले आपसे पार्ट पूछा था आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, मैं यहाँ पे पार्ट बता देती हूँ। ये पार्ट 2nd में आते हैं। पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये 1 से 4 आर्टिकल्स के बीच में आता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फंडामेंटल राइट्स का होगा। फंडामेंटल राइट्स पर 3rd में आते हैं अंडर आर्टिकल 12 से 35। तो आपको ये याद रखना है। इसका जो सही आंसर है वो है सिटीजनशिप। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, किसके पास ये पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? देखिए क्वेश्चन जो है वो सेम होता है, बस मोल्ड करके आपके पास उसको रख दिया जाता है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स हैं इंडिया में, उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? यूनियन कैबिनेट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या हाई कोर्ट के पास है? अभी अभी मैंने आपको बताया है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डुअल सिटीजनशिप इज एक्सेप्टेड बाय कंट्री। तो डुअल सिटीजनशिप इनमें से कौन से देश ने एक्सेप्ट किया है? इंडिया ने, रशिया ने, यूएसए ने, या चाइना ने? इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सी इज द राइट आंसर। डी क्वेश्चन है हमारे पास, बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? जो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आप सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, तो इनमें से कौन से वो लोग हैं जो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से जिनको सिटीजनशिप मिलती है? फॉरेनर को, एनआरआई को, ओवरसीज इंडियन को, या ऑल ऑफ द अबव को? तो ये जो टर्म्स है ना इसमें कि नॉन रेजिडेंट इंडिया कौन है, ओवरसीज इंडियन कौन है, ये मैं आपको लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वो देख लेना। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिसाइल का क्या मतलब होता है? और ये सवाल एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो डोमिसाइल का मतलब क्या है? टेम्परेरी होम, परमानेंट होम, होम इन फॉरेन कंट्री, होम इन फ्रेंड कंट्री। तो जम्मू कश्मीर के निवासी तो ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका परमानेंट घर। 12 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? ये सीडीएस के 2008 के पेपर में आ चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है। पार्ट 1, 2, 3, 4। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है ये आता है पार्ट 2 में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 5 से 11। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड टेरिटरी अंडर आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। और पार्ट 4 में आती है डीपीएसपी। पार्ट 4 में आती है डीपीएसपी 36 से 51। ठीक है, चलिए 13th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज फॉर लूजिंग वन सिटीजनशिप इन इंडिया? जीपीएससी 2013 मतलब कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन सा कॉज है जिसकी वजह से आपको अपनी सिटीजनशिप खोनी पड़ सकती है? 1, सरेंडर्स हिज हर ओन सिटीजनशिप, जब आप सरेंडर करते हो, जब आपसे गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप ले लेती है, या फिर जब आप किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करते हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन मैं पीछे पूछ चुकी हूँ, थोड़ा अलग से बनाया था क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग से बनाया है, पर क्वेश्चन इज द सेम। तो आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसका भी जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी तरीकों से आप अपनी सिटीजनशिप को खो सकते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास है कि नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से अगर आपको सिटीजन बनना है इंडिया का, तो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा? कि आपको भारत में रहना है, 1 मस्ट रिजाइड इन इंडिया, आपका कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपने किसी और देश की अगर सिटीजनशिप एक्वायर की थी कभी भी, उसको आपने छोड़ना है, रिनाउंस करना है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, चूज द करेक्ट फीचर्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यूपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो सवाल यूपीएससी में कभी भी पूछा गया है, जेकेपीएससी में या कोई भी पीएससी में, उस क्वेश्चन के पूछे जाने की आसार हैं वो बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, क्या फीचर्स हैं, डुअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन, कि भारत की जो सिटीजनशिप है उसमें डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, एक स्टेट की और एक एज अ होल नेशन की। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट की। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास सिर्फ हमारे एक देश की। या फिर डुअल सिटीजनशिप है हमारे पास इंडिया की भी और किसी और देश की भी। इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास ऑफ होल नेशन, ऑफ होल इंडिया। स्टेट की कोई सिटीजनशिप अब किसी के पास नहीं है। जो पहले एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16th क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपको भारत का सिटीजन बनना है तो इनमें से क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। अ पर्सन वूज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, एक ऐसा पर्सन जिसके माता पिता जो हैं वो भारत में बॉर्न हुए हो। अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जिसके पास भारत की डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, मतलब डोमिसाइल का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था परमानेंट होम, जिसका परमानेंट होम इंडिया ही हो। अ पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया, जो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंडीशंस आप फुलफिल कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक कंडीशन भी आप फुलफिल करेंगे तो आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप इज करेक्ट। अगेन ये सीरियस 2014 में पूछा जा चुका है। सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट फुलफिल सिविल एंड पॉलिटिकल, सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव full civil and political rights. Citizens have right to suffrage for election in every state. Citizens have right to become a member of parliament, and D is all of the above. तो obviously बात है, अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो आपके पास फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होंगे, आपके पास सफरेज होगा, मतलब आप वोट दे पाएंगे इलेक्शंस में हर एक स्टेट में, जिस भी स्टेट से आप हैं। एंड सिटीजन हैव राइट टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑब्वियसली आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं अगर आप वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। और वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या होगा जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ऑल ऑफ द अबव, इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। 19 क्वेश्चन हमारे पास है, ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। The provision for Commonwealth citizenship was repealed by the Citizenship Amendment Act 2005। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये जरूर देखना कि यहाँ करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, वरना क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। इसका जो सही आंसर है वो है ओनली वन। ये बिल्कुल ठीक है कि ओरिजिनली जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, इसने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को भी अडॉप्ट किया था, प्रोवाइड किया था, लेकिन इसको रिपील कर दिया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 2005 का नहीं था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2003 का एक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डुअल सिटीजन्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो डुअल सिटीजनशिप हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। डुअल सिटीजन्स डू नॉट रिक्वायर वीज़ा टू ट्रैवल टू इंडिया। जो डुअल सिटीजन हैं उनको ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो भारत में आना चाहते हैं। Citizens with dual citizenship cannot be elected to public office nor they eligible for defense job। जो भी dual citizenship है, जिनके पास दो जगहों की citizenship है, वो पब्लिक ऑफिस के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते हैं और ना ही वो डिफेंस की जॉब ले सकते हैं। इनमें से कौन सा सही है? 1 and 2, 2 only, 1 and 3 only एंड 1, 2 and 3। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। डुअल सिटीजन आप हो ही नहीं सकते हो, अगर आप हो तो आपके पास ये कोई भी राइट नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है विद रेफरेंस टू असम अकॉर्ड। इट इज़ अ बायलैटरल अकॉर्ड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ Assam. It sets a cutoff of midnight of 24th March 1971 for the detection of illegal foreigners in India। आपने बताना है not correct, मतलब कि जो false statement है हमने वो बतानी है। तो ये एक बायलैटरल अकॉर्ड था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच में था। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये इसमें लीडर्स भी थे असम के, बाकी लीडर्स भी थे। और ये जो कट ऑफ डेट है ये गलत बताई है, ये वाली कट ऑफ डेट नहीं है। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो है ओनली 2। तो यहाँ पर जो डेट है आप वो देख लो, वो है 1985 का डेट है।
और यहाँ पे 1971 बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इज अ रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया। तो ये जो रजिस्टर है इसमें जो भी लोग इंडिया में रहते हैं उनका एक डिटेल्स दिया हुआ है। एनपीआर में इंक्लूड होते हैं बोथ इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर सिटीजन्स। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। इनफैक्ट सीएए के टाइम पे ये चीज़ें न्यूज़ में थी। आप मुझे बताओ सीएए में कौन से 3 देशों की माइनॉरिटीज़ को हमने अलो किया था भारत में आने के लिए? इसका जो सही आंसर है वो है ओनली 2। ओनली 2 क्यों? क्योंकि जो ये एनआरसी है ना, इसमें क्या था, इसमें लिविंग इन इंडिया भी था और जो आउटसाइड इंडिया रह रहे इंडियंस उनके बारे में भी बताया हुआ था। और जो ये एनपीआर है इनमें इंडियन सिटीजन्स भी आते हैं और फॉरेन सिटीजन्स भी आते हैं जो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ओनली बी। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू नेहरू लियाकत पैक्ट? ये एक बायलैटरल ट्रीटी थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जहां पर रिफ्यूजीज को अलो किया गया टू रिटर्न टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी पर वापस जा सकते हैं, अबडक्टेड वुमेन एंड लूटेड प्रॉपर्टी। एंड ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था 15 अगस्त 1949 को। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है ओनली 1, क्योंकि ये 1950 को साइन नहीं हुआ था, ये 1949 को साइन नहीं हुआ था, ये 1950 को साइन हुआ था ऑन अप्रैल 8, 1950। 24th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन से राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो सिटीजन्स को मिले हैं बट फ्रेंडली एलियंस को नहीं दिए गए हैं? आर्टिकल 15, 22, 29 या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका जो सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका आंसर आप मुझे दो। एंड 25th क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है? आर्टिकल 7 कहता है पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड। वो पर्सन्स पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं बट बाद में वापस आ गए थे। आर्टिकल 6 कहता है पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसका जो सही आंसर है 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? इनमें से कौन सी लिस्ट में जो सिटीजनशिप है वो है? स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या इनमें से कोई भी लिस्ट में सिटीजनशिप के बारे में नहीं मेंशन किया हुआ है? देखिए, जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लॉज बनाती है, जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल लॉ बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो जो सिटीजनशिप है वो यूनियन लिस्ट में आता है, इसीलिए तो सीएए यूनियन लेके आया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है यूनियन लिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? तो ये रीसेंट कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जो पूछे जाने की आशंका बहुत ज़्यादा है जिनकी। तो इसका आंसर क्या है? 2020, 2018, 2019, 2017। इसका जो सही आंसर है वो है 2019 में सीएए को पास किया गया था। और ये जो इसकी जो फुल फॉर्म है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बायजूस ने एक कंडक्ट करवाया था एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें ये पूछा था। तो पूछा जा सकता है आपसे, या इसकी एब्रीवेशन पूछ लेंगे, कौन से साल में पास हुआ था, या फिर इसमें था क्या, कौन कौन से नेशंस इंक्लूड थे, किन माइनॉरिटीज़ को बुलाया गया था। ऐसे सवाल बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं पूछे जाने, तो आपको ये याद रखना है। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम? हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका जो सही आंसर है वो है यूके से लिया है हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, राइट। तो अभी आप मुझे बताओ कि जो क्वाड ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से नेशंस इंक्लूडेड है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की आशंका बहुत ज़्यादा है, और इसमें 4 नेशंस इंक्लूडेड है, मैं इतना आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलो। 29th क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का पहला सिटीजन कौन होता है?
प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन चारों पर्सनालिटीज़ के नाम आपको अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग द वीडियो। प्रेसिडेंट का नाम क्या है आप मुझे बताइए, प्रेसिडेंट का नाम क्या है। प्राइम मिनिस्टर का तो पता ही होगा, स्टिल आई वांट यू कि आप लिखें। होम मिनिस्टर का बताइए कौन है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, इसको रिसेंटली क्रिएट किया है। और अभी जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो पहले ही है, मतलब अभी पहले ही है, अभी दूसरा कोई आया नहीं है, तो पहले ही अभी रिटायर होंगे तो देखेंगे फिर कौन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओ। इस सवाल का जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। और प्रेसिडेंट किस में आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है वो पार्ट 5 में बताया गया है अंडर आर्टिकल 72, तो आपको ये याद रखना है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जहाँ पर प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं पार्ट 5 में, यूनियन एग्जीक्यूटिव। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? स्टेटमेंट आपके पास दिया है, इसने अमेंड किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, और ये प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु आर मेनली मुस्लिम्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये उन परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, कौन कौन से देश की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन जो मेनली मुस्लिम्स हैं उनको ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो अलो करता है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर है, इसका जो आंसर है वो है ओनली 1। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ किया है, यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक बता रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, लेकिन ये भी ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली मुस्लिम्स नहीं है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स हैं। एक्सेप्ट मुस्लिम्स जो भी इन देशों से माइनॉरिटीज़ आती हैं, जैसे कि हिंदूज हो गए, सिख हो गए, पारसीज हो गए, इन सबको जो है सिटीजनशिप इंक्लूड की है। हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 अमेंड करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, इंडियन सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कौन कौन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, बट नॉट मुस्लिम्स, राइट। दे हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर दिसंबर 2014। लेकिन वो लोग जो भारत में 2014 दिसंबर से पहले आ गए ना, उनको ये सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। अब इसमें मुस्लिम्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये जो तीनों देशों के नाम यहाँ पर है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो मुस्लिम्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम्स का परसिक्यूशन नहीं होगा। जो परसिक्यूशन हो रहा है वो अदर देन मुस्लिम्स हो रहा है, इसीलिए अदर देन मुस्लिम्स को यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है। अब इसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों होता है, क्योंकि हमने सिर्फ इन 3 देशों की बात क्यों की, हमने श्रीलंका की बात क्यों नहीं की। श्रीलंका में भी तो परसिक्यूशन होता है माइनॉरिटीज़ का, थोड़ा बहुत तो होता ही है। चाइना में देख लो आप, चाइना में परसिक्यूशन होता है। चाइना में जो वीगुर मुस्लिम्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ होती हैं, उनका जिक्र हमने नहीं किया है। फिर श्रीलंका से जो तमिल आते हैं उनका जिक्र हमने नहीं किया है। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनका जिक्र हमने नहीं किया है। तो इस चीज़ की वजह से इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हमारे देश में हुआ। तो यही था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और आज के जो MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CAA, NRC, NPR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इन पे क्वेश्चंस आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माय टुडेज़ लेक्चर। सिटीजनशिप के बाद हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटे से बड़े एग्ज़ाम हो, फंडामेंटल राइट्स पर एक सवाल तो आता ही आता है, इसीलिए बहुत डिटेल में मैं ये आपको पढ़ाऊंगी, इस पर MCQs भी लेके आऊँगी। एंड देन फर्दर हम पढ़ेंगे जो भी इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर होगा, DPSP होगा, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।